बाल मन में ही मेरे संघ के संस्कारों का बीज तो पिताजी के कारण से आ ही गया था। पिताजी से ये संस्कार मिला कि जीवन से देश बड़ा होता है और जब हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। मेरे को शुरू से स्वामी विवेकानंद जी के प्रति बहुत झुकाव था। बचपन से कई बार उनके प्रतिरूप बन करके मैं कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ, स्कूल के प्रोग्राम्स में, कि आज का तो समय है उसमें आलस्य और निद्रा का कोई स्थान इस जीवन में नहीं। समय को संतुलन करना, समय को अपने को मैनेज करना पड़ता है। सोने को देकर के बाकी समय काम को देना है। कभी लेट भी जा रहे हैं तो सुबह उठना है। उठने का समय या काम पे पहुंचने का समय के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की बात की। हमको राज्य तो चाहिए पर स्वराज्य चाहिए। हमारे स्वराज्य की बात हम कर रहे हैं। उस स्वराज्य का ही अद्यतन रूप आप मानिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम स्व की बात कर रहे हैं, खुद का। भारतीय जनता पार्टी सबसे हटके है। ना नेपोटिज्म है, ना फेवरेटिज्म है, ना कास्टिज्म है, या तो कार्यकर्ताइज्म है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल से तो आते ही हैं और भविष्य के लिए जाहिर है जब एक युवा है तो बहुत सारी संभावनाएं अपने साथ समेट कर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ से उनकी धारा आरंभ होती है वो भारतीय जनता पार्टी की, आप कह सकते हैं कि एक उद्गम का, एक ओरिजिन का सोर्स है, स्रोत है, जहाँ से लीडरशिप आगे बढ़ती है और उसे वो संस्कार दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है। और वो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये एक ऐसा संगठन है जिसका रोब भी है, इसका दबदबा भी है, और जो दबता और झुकता नहीं है उस पार्टी के सामने भी, जिस पार्टी के लिए ये माना जाता है कि ये पार्टी उसी के विचार प्रवाह की पार्टी है। जो हमारे साथ युवा हैं और इस समय एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की जो इकाई है उसके मुखिया हैं, उसके प्रमुख हैं। श्याम टेलर उनका नाम है। और शाजापुर जो एक बड़ा संस्कारित मध्य प्रदेश का मालवा का ज़िला है, जो संतरों की खुशबू के लिए भी पहचाना जाता है, वहाँ से वो आते हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी उज्जैन में हुई है। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, विद्यार्थी परिषद और इन सब से निकलकर जो नेतृत्व सामने आता है, उसकी सोच क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, वो किस तरह अपने आने वाले वर्षों को देखता है। तो चलिए सीधे मुलाकात करते हैं श्याम टेलर जी से। कैसे हैं आप श्याम? बिल्कुल ठीक हो जी। पीछे ले जाते हैं आपको। शाजापुर पिताजी भी जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ बजरंग दल से भी उनका संबंध रहा पिताजी का, विश्व हिंदू परिषद। तो बचपन में जब आपने एक समझ डेवलप होती है जब बच्चे में, यानी वो उम्र होती है 12 से 14 साल के बीच में, तो घर के आप अपने परिवेश को जब याद करते हैं तो क्या चीज़ें स्मृतियों में आपके जहन में आती हैं, कौंधती हैं? किस तरह का एक वातावरण, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी, परिवार की क्या पृष्ठभूमि, पिताजी क्या करते थे? देखिए, मैंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया था कि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उसमें पिताजी का संस्कार है, पिताजी के दिए हुए आदर्श, पिताजी के सिखाई हुई बातें, उनकी सीखें, उनके जीवन के संघर्ष को जो मैंने बड़े करीब से देखा, उस संघर्ष की प्रेरणाएं कहीं ना कहीं मेरे जहन में हमेशा रही है। क्योंकि संघ के कार्यालय के पास मेरा घर रहा बचपन से, तो प्राथमिक समय से ही जब भी घर से फ्री होते थे तो कॉलोनी में, मोहल्ले में जब खेलने के लिए बच्चे निकलते हैं तो हमारा जो केंद्र हुआ करता था वो संघ कार्यालय हुआ करता था। कार्यालय पे ही संघ के विस्तारक प्रचारकों के बीच में समय बीतता था। थे बहुत छोटे बच्चे थे, कई बार उनके बीच में सीखने समझने को कई चीज़ें मिलती थी। चूँकि पिताजी भी संघ पृष्ठभूमि के थे तो संघ के वरिष्ठ प्रचारकों का घर पे बचपन से आना जाना था। उनके व्यक्तित्व को देखना, उनसे कुछ सीखना, उनकी बातें सुनना, उनको
कुछ भोजन देने के बहाने, पानी के कारण से जो जाना होता था, उनके बीच में बैठना होता था, उनके बीच में जो समय बीतता था, उस पर कई बातें उनकी सुनता था। तो बाल मन में ही मेरे संघ के संस्कारों का बीज तो पिताजी के कारण से आ ही गया था। और एक घटना का जिक्र मैंने जो मेरे एक्सेप्टेंस स्पीच में किया था कि माता पिताजी के बीच में एक बात को लेके झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा इस बात का था कि पिताजी का मुझसे बड़ा लाड़ था, तो माताजी हमेशा उनको कटाक्ष करके बोलती थी कि इतना लाड़ इतना करते हो इससे, तो जिस दिन ये पैदा हुआ था, जिस दिन इसका जन्म था, उस दिन तो समय नहीं मिला तुमको, उस दिन तो बाहर थे। तो मैंने पिताजी से उस बात को जानने की, जैसे मैं समझ डेवलप हुई, मैं समझने लगा, तो मैंने पूछा कि पापा ऐसा क्या काम आ गया था। पिताजी से पूछा कि ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था जो आप मुझे मेरे जन्म के दिन आपको तो कम से कम उपस्थित रहना था। तो पिताजी ने कहा कि मैं उस समय एक संघ के, हमारे संगठन के एक कार्यक्रम में गया हुआ था, और मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि पिताजी से ये संस्कार मिला कि जीवन से देश बड़ा होता है, और जब हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। अपनी व्यक्तिगत जीवन से, अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ के संगठन का काम होता है, देश का काम होता है। आपने अभी जिक्र किया कि पिताजी के संघर्ष को आपने करीब से देखा, तो ये कह के कि आपने कुछ इस तरफ भी संकेत किया कि घर में चुनौतियां आर्थिक भी थी, और चूंकि आप जब पब्लिक सर्विस या सार्वजनिक जीवन के इस मार्ग को चुनते हैं तो जाहिर है आर्थिक संकट तो आता ही है, क्योंकि घर में भोजन कई बार 20-20 लोगों का बन जाता है या 25-25 लोगों का। आपका कोई जीवन नहीं है, आप फोकस्ड होकर चल नहीं सकते। तो क्या इस तरह की चुनौतियों को भी बचपन से आपने देखा? देखिए, दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे। ऐसी हमारा परिवार बहुत साधारण परिवार है, ये बात सही है, पर ईश्वर का दिया हुआ इतना था कि खुद का परिवार और हमारा संघ परिवार या जिससे जुड़े जो लोग हैं, वो साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। इतना ईश्वर की कृपा थी कि ऐसी कोई परेशानी इस प्रकार की नहीं रही। बाकी पिताजी ने कभी किसी बात का एहसास नहीं होने दिया। पिताजी ने सदैव मुझे जब जब जिन जिन साधन संसाधनों की, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, पिताजी ने कभी मुझे उस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। बचपन में से लेकर के बात तक सुगमता से जीवन चला, उसके पीछे केवल पिताजी थे। वाह। आपकी पीढ़ी की मैं बात करूं तो आपकी पीढ़ी इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्वर्ण काल देखा है, लेकिन आपके पिताजी की पीढ़ी ऐसी भाग्यशाली नहीं रही है। उसने आंदोलन देखे हैं, उसने संघर्ष देखा है, उसने सप्रेशन भी देखा है, आपातकाल भी देखा है। तो आपके पिताजी का संघर्ष जो ये था, ये चीज़ कभी माता पिता के बीच में कभी इसको लेकर चर्चा होती थी? क्योंकि आमतौर पर घर की महिलाएं कभी कभी ये बात, जैसे भले ही वो मनुहार की तरह कहें या कई बार एक मीठी छेड़छाड़ की तरह कहें, लेकिन कहती है कि आपके साथ रह के तो बस जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती रही वैसे ही मैं रह रही हूँ, मतलब कि भस्मीभूत हो आप, भभूत रमा के बैठे और मैं भी बैठी वहाँ पे। नहीं, इसमें हमारी माताजी का समर्पण भी है, माताजी का त्याग भी है, और माताजी ने जिस तरीके से परिवार के संस्कार को आत्मसात करके उन चीज़ों को निभाया है, वो भी एक बहुत जीवन में प्रेरणादायक है कि उन्होंने भी संघ पृष्ठभूमि को, हमारे परिवार की वैचारिक परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भी सब चीज़ों को बहुत बेहतरी से समझती थी। हालांकि उनका शादी के पहले कोई इस प्रकार का हमारे नाना जी या पुराने परिवार का ऐसा कोई नाता नहीं था, पर उन्होंने यहीं आके सब चीज़ों को सीखा और उन्होंने इस कमिटमेंट को भी समझा कि इस परिवार का इस विचार के प्रति किस तरीके का कमिटमेंट है। पर संघर्ष का वो निश्चित इस प्रकार से समय था। कांग्रेस, आपने कहा कि जो हमारी जनरेशन है, निश्चित रूप से आज के जो युवा हैं, हमारी एज ग्रुप के या हमारी पीढ़ी के युवा उस संघर्ष को, जो नए जुड़े हैं, वो नहीं जानते हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के या मेरी पीढ़ी के लोग जो उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं, केवल उन लोगों के मन में इसलिए भाव है क्योंकि दादाजी नौकरी में रहे। कांग्रेस का दमनकारी शासनकाल उन्होंने देखा, कई बार धमकियाँ, ट्रांसफ़र्स,
कई प्रकार के दबावों को मेरे परिवार ने झेला है। वो दादाजी का संघर्ष हम लोगों ने सुना है, देखा है। बचपन से छोटा सा एक बाल मन पे क्या क्या चीज़ें आई होंगी, मैं आपको घटनाएं सुनाऊंगा तो पॉडकास्ट घंटों तक चल जाएगी। पिताजी के ऊपर कई केसेस दर्ज होना, कई बार फरारी काटना, कई बार घर से बाहर रहना, उन सब घटनाओं को मैंने आँख से देखा, सुना है। तो मेरे मन में तो उन घटनाओं को जैसे मैंने जीवंत जिया हो। हालांकि संघर्ष की आंच हम तक कम पहुंची, पर मैंने उन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। इसीलिए मैं जानता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में बड़ा अंतर है। ये भाव कब बीजारोपण इसका हुआ कि आपको भी ऐसे ही मार्ग पर आगे बढ़ना है और आप भी उस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे जिस विचार की मशाल आपके पिताजी लेकर आगे बढ़े हैं? क्योंकि ये भी बात होती होगी घर में कि भैया इंजीनियरिंग कर लो, आईएएस की तैयारी कर लो, या कहीं प्रोफेसर हो जाओ, है ना, 1.5-2 लाख की नौकरी करो, शांति से बढ़िया घर बनवाओ शाजापुर में या उज्जैन में, आनंद भाव से रहो, नहीं तो फिर वही यायावरी है, इधर है, उधर से उधर है। राजनीति कितनी भी सुख से भरी क्यों ना हो, सत्ताधारी दल का शासन चलता रहे, लेकिन राजनीति की जो आपाधापी है उसका तो आप सुख मिलते हुए भी उस सुख को अनुभव करने का अगर भाव आप मन में लेके चलेंगे तो शायद राजनीति आपको बहुत निराश करेगी। तो ये भाव आपके मन में कब आया? क्या राजनीति में जाना है, राजनीति में कुछ करना है, या कोई उद्देश्य था या कोई लक्ष्य था, ऐसा कुछ भी कभी भी रहा नहीं। बस विचार परिवार से जुड़े हुए थे, तो बस इसी विचार में काम करने का मन मिला और अवसर भी मिला। जब मैं स्कूल लाइफ में आया, स्कूल लाइफ में जैसे ही आया तो विद्यार्थी परिषद के लोग, चूँकि सब संपर्क में विचार परिवार के लोग रहते ही थे, तो उन्होंने देखा कि अपने विचार परिवार का बच्चा है, स्कूल की कार्यकारिणी बनानी है, तो नाम लिखते ही थे सब लोगों के। किसी को अध्यक्ष बनाते थे स्कूल कार्यकारिणी का, किसी को उपाध्यक्ष बनाते थे, किसी को सचिव मंत्री बनाते थे, तो सबको बनाते थे। उन्होंने कहा कि एक 9th क्लास का बच्चा इस स्कूल में अपने विचार परिवार का भी पढ़ता है, तो उसका भी कार्यकारिणी में नाम जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने मेरा नाम स्कूल कार्यकारिणी के एज ए मेंबर जोड़ दिया। अब स्वाभाविक रूप से स्कूल कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने मुझे सूचनाएं देना शुरू करी। अब मेरा तो झुकाव शुरू से उस विचार के प्रति था ही कि आज विद्यार्थी दिवस मनाना है, स्टूडेंट डे है, बुला लिया, पहुंच जाते थे। फिर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनानी है, मेरे को शुरू से स्वामी विवेकानंद जी के प्रति बहुत झुकाव था। बचपन से कई बार उनके प्रतिरूप बन करके मैं कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। स्कूल के प्रोग्राम्स में स्वामी विवेकानंद जी की जयंतियों में भाषण देने के लिए मुझे बहुत स्वामी विवेकानंद जी के प्रति झुकाव था। आपके भाई बहन? एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। इन दोनों ने, यानी दीदी ने और छोटे भाई ने, उनके मन में रुझान नहीं रहा कि वो भी सार्वजनिक जीवन की तरफ बढ़े? नहीं, दीदी का शुरू से जॉब को लेके था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, पढ़ाई को लेकर रुचि ज़्यादा थी, तो उसने करके भी बताया और राजस्व विभाग में जॉब में है। और छोटे भाई जो? और छोटे भाई थोड़ा छोटा था, चूँकि मैं धीरे धीरे सक्रियता मेरी इस ओर हो ही गई थी, तो उसका भी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ही रुझान था। अभी भी वो पढ़ाई करता है। एक चीज़ होती है श्याम जी विचार जी, और एक चीज़ होती है उस विचार को जब आप ज़मीन में ले जाते हैं, या जैसे हम कल्पना करें कि एक बीज को जब हम आसानी से थोड़ी सी मिट्टी के अंदर उसको डाल देते हैं और कुछ दिनों में एक छोटा सा अंकुरण भी फूट पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसकी लड़ाई शुरू होती है। मौसम ख़राब है, ओले पड़ने लगे, बारिश आ गई, तेज़ गर्मी पड़ गई, पानी नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत आसान है। विचार रूपी बीज आपके भीतर आ गया, अंकुरण भी हो गया। इसके बाद जो चुनौतियां आई होंगी कुछ, उनका अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि वो चुनौतियां आई, मैं ये नहीं कहूँगा मन डगमगाया, लेकिन उसने परीक्षा ली कि श्याम ये देखो ये भी सच्चाई है, यहाँ उतर रहे हो तो ये भी झेलना पड़ेगा। ऐसे कुछ अनुभव भी आपके हुए? जी बिल्कुल, ऐसे समय तो जीवन में ज़रूर आकर के खड़े होते हैं। जब भी हम किसी रास्ते पे एक दिशा में चलने का प्रयास करते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती है।
और एक बड़ी कठिनाई तो ये आती है कि जब स्कूल की एजुकेशन के बाद में आपको करियर ऑप्शन सिलेक्शन का समय होता है कि आपको करियर ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। दूसरा, उस समय का एक एज ग्रुप और उस समय का मनोभाव, दोस्त लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को आज ट्रिप पे चलना है, हम लोगों को कहीं घूमने चलना है, हमको कहीं आमोद प्रमोद के लिए चलना है, हमको किसी भी जगह आउटिंग के लिए जाना है या दोस्तों के साथ समय बिताना है। उसी बिल्कुल सेम टाइम में आपको संगठन का भी काम करना है। तो एक चुनौती ये भी होती है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को गढ़ने का या व्यक्तिगत जीवन में समय देंगे या फिर हम अपने जिसको अपन ने अपना जीवन देने का विचार किया कि अब मुझे इस संगठन के लिए, इस विचार के लिए काम करना है। तो निश्चित रूप से कई बार दो राहें खड़ी होती है, आपको समय अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते युवाओं से जब आप मिलते होंगे, कुछ बीजेपी से प्यार करने वाले होंगे, विचार की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं प्यार करने वाले भी होंगे, तो आप ऐसे लोगों के भी प्रश्न सुनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को सवालों की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं? देखिए, समाज जीवन में हर प्रकार के लोग मिलते ही हैं। उन हर प्रकार के लोगों का सामना करना एक नेता का उत्तरदायित्व भी है। तो सब लोगों को सुनता तो मैं सभी लोगों को हूँ, क्योंकि एक अच्छा लिसनर भी एक नेता को होना चाहिए, ऐसा मुझे संगठन में सिखाया भी गया है। तो मैं सुनता तो सबको हूँ, फिर जवाब किसको कैसे देना है वो तय करता हूँ। तो ये तय करते समय सबसे पहला जो गुण हम आपकी पार्टी में सुनते रहे हैं कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सीने या दिमाग में बर्फ। बिल्कुल, ये हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को इन बातों को सिखाया जाता है कि आपको इस भाव के साथ ही काम करना है, मीठा बोलना है, दिमाग शांत रखना है और लगातार घूमते रहना है, प्रवास करते रहना है। ये बातें जहन में आती हैं। बिल्कुल आती हैं। आपकी पर्सनल हॉबी की बात करूं तो इतना तो मैं आपसे बात करके समझ रहा हूं कि आपको राष्ट्र निर्माण से जुड़ा साहित्य और राष्ट्र निर्माण की तरफ जो प्रवृत्त महापुरुष रहे हैं उनको पढ़ने में काफ़ी रुचि रही। तो जाहिर है अध्ययनशीलता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा प्रतीत होती है। और आपके क्या आपको जब भी, अब तो समय मिलना बड़ा कठिन होता होगा, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है तो प्रायोरिटी आपकी क्या होती है? मेरा फ्री समय, अगर सच सच बताऊं आपको, तो मेरा जब भी हम दोस्त लोग गाड़ी में होते हैं या सब कामों से फ्री होते हैं तो मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ। अरे वाह! तो किस तरह का संगीत? फिल्मी संगीत या लाइट म्यूजिक? लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और फिल्मी संगीत में भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो, या ईश्वर के भजनों में कई लोग बहुत अच्छे भजन हैं ऐसे, ये सब चीज़ें भी। ये तो आपके लिए बड़ा थेरेपी का काम करता है। थेरेपी का काम करता है, बिल्कुल। एक लंबी लंबी यात्राएं सड़क मार्ग की और उसमें म्यूजिक चल रहा है, संगीत। बिल्कुल। कई बार रात को जब भी रात्रि में यात्राएं करता हूँ, चूँकि रात्रि में वाहन चलाने वाले को भी जगाए रखना होता है, खुद को भी जागे होना होता है, तो रात को 2 बजे के आसपास इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाता हूँ। अच्छा। गाने सुनते हुए हाँ। कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ ताकि सब जागे रहें, अपन भी जागे रहें और जो फ्री हैं उन सबसे बातचीत हो जाती है। तो इंस्टाग्राम पे आप लाइव रात को 2 बजे 3 बजे जब ऐसी यात्राओं के समय लाइव आ जाता हूँ। कई युवा जागते रहते हैं, आज का जेनजी जो है वो रात में जागता है। तो रात में उन सबसे बातचीत भी हो जाती है, संगीत का संगीत हो जाता है और यात्रा की यात्रा हो जाती है। संगीत, संगत, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। ये आपने सही कहा, लेकिन जिस जेन जी की आपने बात की जो रात 3 बजे जगता है वो सुबह 10 बजे तक सोता भी है, लेकिन ये आपके लिए लग्जरी है कि आप सुबह 10 बजे तक आप 3-4 बजे प्रवास करके सुबह तड़के घर पहुँचें या पार्टी कार्यालय पहुँचें या मोर्चा कार्यालय पहुँचें और उसके बाद कहें भैया अब फ़ोन बंद, ये बंद, वो बंद। तो ये शेड्यूल हेल्थ पे भी कहीं असर डालता है। इससे कैसे कोप अप करते हैं, कैसे निपटते हैं? देखिए, आज का तो समय है, उसमें आलस्य और निद्रा का कोई स्थान इस जीवन में नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है, पर आपको समय को संतुलन करना, समय को अपने को मैनेज करना पड़ता है कि कम समय
सोने को दे करके बाकी समय काम को देना है। कभी लेट भी जा रहे हैं तो सुबह उठना है। उठने का समय या काम पे पहुंचने का समय के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। सुबह कितने बजे होती है आपकी? कितना भी सुबह हेक्टिक शेड्यूल रहे? समय के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जितनी लेट सोए, मैं प्रयास करता हूँ कि 6 घंटे की नींद में कर लूँ, पर जब नहीं हो पाता है तो 4 घंटे भी सो लेता हूँ, 5 घंटे भी सो लेता हूँ, नहीं होता है तो 3 घंटे भी कहीं सो कहीं नहीं तो उसको कैसे कैसे तो भी थोड़ा थोड़ा करके करके मैनेज कंपनसेट करते हैं। कर लेते हैं, वरना गाड़ियों में सो लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है आपकी निगाह में? अगर मैं युवाओं के लिए आपसे पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो अपनी आइडियल पार्टी मानते हैं या देख रहे हैं उत्सुक होकर, भले ही उनकी आइडियल पार्टी ना हो, तो इसका विचार क्या है? क्या राष्ट्र निर्माण की बात तो हम हमेशा सुनते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि नेशन फर्स्ट, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इसके अलावा भी कि नेशन बिल्डिंग का क्या अप्रोच है बीजेपी के पास? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात कर रही है, बिल्कुल राष्ट्र निर्माण का विचार हमारा है, पर राष्ट्र निर्माण के विचार के पीछे हमारा वही ध्येय उद्देश्य और वही बात है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की बात कही थी। हमको राज्य तो चाहिए पर स्वराज्य चाहिए। हमारे स्वराज्य की बात हम कर रहे हैं, उस स्वराज्य का ही अद्यतन रूप आप मानिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम स्व की बात कर रहे हैं, खुद का, भारत का। तो अभी कैसे इसको मैं समझूं कि भारत में स्वराज्य किस तरह से है आप देख रहे हैं? आज जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जैसे राम राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं, राम राज्य की बातें हम लोग करते हैं, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है कि इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब लोग सुखी रहें, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी शासन से खुश रहे, शासन की योजनाओं का लाभ ले सके और वो अपने आप को समाज का एक प्रमुख धारा में माने, प्रमुख धारा से वो जुड़ सके। इस तरह की शासन व्यवस्था बनाने का प्रयास जो हमारी सरकारों ने किया था, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए दिखता है। आज गरीबों के घर बन रहे हैं, गरीबों के जीवन परिवर्तन का काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक विजनरी नेतृत्व होने के नाते हर क्षेत्र में मतलब अमूलचूल परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो भाषणों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आचरण में दिखता है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ी लाजवाब बात भोपाल में कही थी जी कि गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं जी, और एक गुलदस्ते की कीमत उन्होंने महानगर के हिसाब से बताई, दिल्ली के हिसाब से, या दिल्ली या बम्बई में 700 से 1000 रुपए का एक बुके होता है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा इसकी लाइफ जो है केवल 7 सेकंड होती है जी फोटो खिंचाने के लिए। जी, उन्होंने कहा बजाय इसके, मैं ऐसा सोचता हूँ, हर काम सरकार की तरफ देखने के में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये जो पैसा है 700 से 1000 रुपए, ऐसे अनेक बच्चे हैं जिन्होंने आज भी सेब को देखा है, उस फल को, एप्पल को, उसका स्वाद नहीं चखा। ऐसे बच्चों की संख्या आज भी इस देश में बहुतायत में है जिन्होंने दूध को देखा तो है कि एक सफ़ेद रंग का बड़ा पेय पदार्थ है जिसको लोग अलग अलग तरह से, कोई गर्म दूध पीता है, कोई चिल करके पीता है, उन्होंने दूध का स्वाद भी नहीं चखा। उन्होंने कहा बड़े बड़े भंडारे होते हैं, 56 व्यंजन बनते हैं, उन्होंने कहा वो सब चलता रहे लेकिन इस तरफ भी हम आए। ये सेवा का वो भाव है जो संघ की सोच है। धर्मेंद्र प्रधान उसी के प्रतिनिधि हैं कि आप तड़क भड़क से हटें। अमित शाह जी को पसंद नहीं है कि बुके दिए जाए। मेरी भी एक बार बात हुई, उन्होंने कहा हाँ, मैं ऐसा नहीं है, मेरा विरोध है उससे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सब बहुत औपचारिक बनाता है। सब 10 लोग बैठे हैं मंच पे, शाह साहब ने कहा तो हर व्यक्ति का नाम लो, आदरणीय मंच क्यों ना कहा जाए? जो सबसे महत्वपूर्ण हो, अगर जिला अध्यक्ष है या संगठन का या प्रदेश अध्यक्ष बैठा है तो बीजेपी के संविधान के मुताबिक पहले उसका नाम ले लीजिए। तो आप कैसे देखते हैं? आप इस सेवा के इस भाव को क्या इसी रूप में समझते हैं? बिल्कुल सही कहा। हमारे वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका बड़ा राजनीतिक सफ़र है और अनुभव भी है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि इस प्रकार की जो आज की परिपाटी, एक परंपरा जो डली हुई है, इससे बच कर के सादगी का जितना पालन किया जाए उतना अच्छा है। बीजेपी एक बड़ी समझदार पार्टी भी है। एक तरफ
वो सेवा के स्वरूप की बात करती है, दूसरी तरफ अपने पार्टी कार्यालय आधुनिक तकनीक से लैस करती है, चुनावों को बहुत ताकत से लड़ती है। आप मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, कि जब लड़ाई करनी पड़ेगी तो युद्ध की तरह होगा, कुरुक्षेत्र है वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव के मैदान में उतरती है तो अपनी नीतियों को लेकर के उतरती है, अपने काम को लेकर के उतरती है, और जो अपने विचार के बल पे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे जो जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी ने जगह बनाई है, उसके बल पे पार्टी काम करती है। मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों की तरह जिस प्रकार की राजनीतिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आगे क्या लक्ष्य आपने तय किया है, या गीता की तरह आप ऐसे देखते हैं कि जीवन में जो अटल जी को भी प्रिय थी पंक्तियाँ, कि जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही? अगर हम बारीकी से इस विचारधारा को समझते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे कोई भी निर्णय व्यक्तिगत होता नहीं है। मैं यह सोचूं कि मुझे ये करना है, मैं यह सोचूं मुझे वो करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझ जैसे सामान्य और साधारण पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, जिले का अध्यक्ष था, जिले के अध्यक्ष से उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ना कोई जातिगत आधार है, ना कोई कॉरपोरेट परिवार से रिश्ता है, ना कोई मेरा पारिवारिक कोई बैकग्राउंड इस प्रकार का, कोई दादाजी या पिताजी या कोई परिवार में कोई नेता रहे हों। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे हटके है, ना नेपोटिज्म है, ना फेवरेटिज्म है, ना कास्टिज्म है, या तो कार्यकर्ताइज्म है। बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब दिया आपने इसका, और शुभकामनाएं हमारी कि आगे जो भी मिले आप उसको बहुत गरिमा से स्वीकार करें। और बात सही भी है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये जीवन का दर्शन आपको निडर बनाता है, निर्भीक बनाता है, और जब अपेक्षाओं की टोकरी बड़ी हो जाती है तो उसके नीचे व्यक्ति दब जाता है, डर जाता है, पीछे हट जाता है, क्योंकि तब वो याचक हो जाता है। हाथ जिसके भी फैलेंगे वो डरेगा, वो फिर कई बार अनैतिक तौर तरीके भी अपनाएगा। बहुत शुभकामनाएं श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।